हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। इससे पहले हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आज हमें पढ़ना है ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन और लैटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन होता क्या। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स एस लिया गया था। इससे इक्वी डिस्टेंस पे दो पॉइंट थे S1 और S2। इन दोनों की वजह से दो वेव्स ट्रैवल कर रही थी। एक वेव थी S1P और दूसरी वेव थी S2P। दोनों के इंटरफेरेंस से P पॉइंट पे दोनों की वजह से P पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा था। इंटरफेरेंस यहाँ पे P पॉइंट पे हो रहा था। इसके लिए सेंट्रल फ्रिंज, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनाई गई थी R। तो इतनी घटना के बाद अब अगर नई बात इसमें किया जाए, S1P या S2P दो पाथ है, दो वेव्स हैं, दो पाथ हैं। अगर इनके बीच में एक थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट रख दिया जाए, कोई कांच की पतली सी प्लेट रख दिया जाए, तो मान लिया गया ये प्लेट यहाँ प्लेस कर दी गई। तो इस प्लेट को इसके रास्ते में रखने की वजह से इसके पाथ में कुछ कमी आएगी, जिसे कहा जाता है ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन। जैसे मान लिया गया इसका जो थिकनेस है सामने से, ये जो इसके सामने पड़ रहा है, इसका थिकनेस है स्मॉल टी थिकनेस का कोई ग्लास है, कांच है। इसे इसके बीच में रख दिया गया। तो अब जो लाइट पास करेगी उसके रास्ते में कुछ न कुछ कमी हो जाएगी। S1P जो ट्रेवल कर रहा था, पूरा डिस्टेंस था S1P, अगर इसका थिकनेस T था तो वो दूरी इससे कम हो जाएगी। मान लिया जाए इस प्रकार से ये कोई कांच का ट्रांसपेरेंट कांच का स्लैब हो गया, टुकड़ा हो गया, जिसका थिकनेस T ये दिखाया जा रहा है, इसका थिकनेस T दिया गया है। तो अगर इस T थिकनेस के कांच के टुकड़े को यहाँ पे रख दिया जाए, प्लेस कर दिया जाए, ये प्लेस कर दिया गया, जिसका थिकनेस कितना है T। तो अब जो लाइट ट्रेवल कर रही है, वेव ट्रेवल कर रही है S1P, वो एयर में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है S1P, लेकिन इस कांच को T थिकनेस का कांच रखने की वजह से कुछ डिस्टेंस तो ये एयर में ट्रेवल कर रही है, बाकी का डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रही है इस कांच में। तो इस कांच, इस ग्लास में ट्रेवल करने की वजह से इसके रास्ते में कुछ न कुछ कमी आ गई। इसी को कहा जाता है ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन। जैसे इसमें लिखा भी गया है कि व्हेन अ थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड और प्लेस्ड in the path of two interfering beams, then the optical path of that beam is retarded, कम हो जाता है, and this is known as optical path retardation। मतलब किसी वेव्स में से कोई वेव ट्रेवल कर रही है जिसकी वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उन दोनों वेव्स में से अगर किसी में किसी थिकनेस T थिकनेस का अगर कोई ग्लास रख दिया जाए, ट्रांसपेरेंट ग्लास रख दिया जाए, तो उसके रास्ते में एक कमी आ जाती है, उसका रास्ता थोड़ा कम हो जाता है। इसे कहा जाता है ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन। अब नेक्स्ट हेडिंग इसमें आती है लैटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस। तो अगर इस कांच की स्लैब को जिस भी पाथ में रखा जाता है, इसे रखा जा सकता है S1P में या फिर S2P में। दो वेव्स हैं S1P और S2P। अगर इसे S1P में रखा जाता है तो ये जो फ्रिंज है ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है। S1P में इस कांच की स्लैब को रखने से जो फ्रिंजेस हैं वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती हैं। मतलब दो बीम में से जिस भी बीम में हम लोग इस कांच के टुकड़े को रखेंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास को रखेंगे, उधर की ओर पूरा फ्रिंजेस उधर की ओर शिफ्ट हो जाता है। अगर S1P में रखते हैं तो ये ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर ये शिफ्टिंग होती है। अगर इस स्लैब को S2P में रखा जाता है, S2P में रखने की वजह से ये जो शिफ्टिंग होती है वो नीचे की तरफ होती है। जैसा कि लिखा भी गया है कि व्हेन अ थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द टू इंटरफेयरिंग बीम्स, मतलब कोई ट्रांसपेरेंट प्लेट को रखना है दो इंटरफेयरिंग बीम में से किसी भी एक में, देन एंटायर फ्रिंज पैटर्न इज शिफ्टेड, मतलब संपूर्ण फ्रिंज का जो पैटर्न है, सिस्टम है, वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है, बढ़ जाता है। शिफ्टेड टुवर्ड्स द बीम, उस बीम की तरफ, इन द पाथ ऑफ विच प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड और प्लेस्ड, मतलब उस बीम की तरफ पूरा फ्रिंज का पैटर्न शिफ्ट हो जाता है जिस भी बीम में ये ग्लास रखा गया है। दिस शिफ्ट ऑफ एंटायर फ्रिंज पैटर्न इज नोन एज लैटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस। तो यही लैटरल शिफ्ट है। क्या बात करें कि S1P और S2P दो वेव्स ट्रैवल करके वहां इंटरफेरेंस शो कर रही हैं।
अगर उनके बीच में ये कांच का टुकड़ा रख दिया जाए, ग्लास प्लेट रख दिया जाए, तो इस ट्रांसपेरेंट प्लेट को रखने की वजह से जो पाथ में कमी आती है उसी को कहा गया है ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन। और इस प्लेट को रखने की वजह से पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है, और ये फ्रिंज पैटर्न उधर की ओर शिफ्ट होता है जिस भी वेव के पाथ में इस ट्रांसपेरेंट प्लेट को रखा जाता है। अगर ये प्लेट S1P में रखी गई है तो पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर ये S1P ऊपर की ओर पड़ रहा है तो ये फ्रिंज पैटर्न ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। अगर इस ट्रांसपेरेंट प्लेट को S2P में रखा जाए तो पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि कहा भी गया है कि एंटायर फ्रिंज पैटर्न इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द बीम इन द पाथ ऑफ विच प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब उस पाथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है जिस पाथ में इस प्लेट को रखा गया, प्लेस किया गया। अब हम लोग इसके लिए अगर बात करें तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस लिया गया है, दो स्लिट्स इक्वी डिस्टेंस पे, बराबर डिस्टेंस पे दो स्लिट S1 और S2 बनाए गए हैं, जिसका मिड पॉइंट है O से D डिस्टेंस पर या पूरे इस स्लिट से D डिस्टेंस की दूरी पर एक पर्दा, एक स्क्रीन AB रखा गया है। इस AB पर इंटरफेरेंस की वजह से P पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा है, P पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा है, R पॉइंट पे बन रहा है ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जिसे कहा जाए। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहने का मतलब ये कि S1R की दूरी S2R के बराबर होगी, मतलब S1R विल बी इक्वल टू S2R, तो ये हुआ, ये सेंट्रल पॉइंट हुआ, और ये पॉइंट कहा जाएगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और हमें हमारा जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो हो रहा है पॉइंट P पर। अब घटना क्या घटी कि इसमें इस T थिकनेस के ग्लास ट्रांसपेरेंट प्लेट को प्लेस कर दिया गया, इसे मान लिया गया हम लोग प्लेस कर दिए फर्स्ट वेव के पाथ में जो है S1P। अब इसे रखने की वजह से क्या होगा, मान लिया गया ये सामने की ओर इसका थिकनेस दिख रहा है T थिकनेस का ग्लास प्लेट रख दिया, ट्रांसपेरेंट प्लेट रख दिया गया। अब इसे रखने की वजह से पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न किधर की ओर शिफ्ट होगा, S1P में रखा गया है तो जो फ्रिंज का टोटल पैटर्न है वो शिफ्ट होगा S1P की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ। अब मान लिया गया कि ये जो R था, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी, वो R पर न मिलकर R डैश पर मिल गई, तो अब यहाँ से S1R डैश विल बी इक्वल टू S2R डैश, और इसी के लिए हमें कैलकुलेट करना है कि जो लैटरल शिफ्टिंग में पाथ डिफरेंस हो रहा है तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो रही है, क्योंकि जो फर्स्ट वेव है उसे अब ट्रैवल करना पड़ रहा है एयर में साथ साथ कांच के टुकड़े में, और दूसरी जो वेव है S2P उसे केवल एयर में ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो जो सेकेंड वेव का पाथ है वो हुआ S2P, और जो फर्स्ट वेव का पाथ हुआ वो हुआ S1P में से थोड़ा सा T कम कर दिया जाएगा। उसके बाद जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है वो ट्रैवल हो रही है इस ट्रांसपेरेंट प्लेट से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना गया है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका थिकनेस है T। अब इसके लिए हम लोग बात करते हैं, तो अगर बात करें तो इसके लिए ये बनाया जा सकता है कि सबसे पहले अगर देखें तो सेकेंड जो वेव है S2P, तो दोनों वेव्स की बात करें तो जो सेकेंड वेव S2P है इसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल भी यही है, S2P है। लेकिन जो फर्स्ट वेव है जो S1 सोर्स से, S1 स्लिट से जा रही है, जो S2 स्लिट से जा रही है उसके लिए डिस्टेंस S2P, जो S1 से जा रही है वो S1P तक तो जा रही थी ठीक, लेकिन उसके रास्ते में ये T थिकनेस का ट्रांसपेरेंट प्लेट रखने की वजह से जो S1P था उसमें से T सब्सट्रैक्ट हो गया, तो हवा में चली गई दूरी हो गई S1P माइनस T। अब बाकी की जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल हो रही है ग्लास में, कांच में, या फिर उस ट्रांसपेरेंट प्लेट में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है म्यू, तो उसमें चली गई दूरी हो जाएगी म्यू T। तो फर्स्ट वेव द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो S1P माइनस T प्लस म्यू T, और दूसरे वेव द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो है साफ साफ S2P। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमें फाइंड करना है पाथ डिफरेंस, और S1P से
डिस्टेंस की वैल्यू, पाथ की वैल्यू S2P ज़्यादा है, तो हम लोग पाथ डिफरेंस जब फाइंड करेंगे तो फाइंड करेंगे S2P माइनस S1P करते हैं, जिसकी वजह से ये वैल्यू मिल जाती है। मतलब इस वाली वेव से फर्स्ट वेव वाली जो डिस्टेंस है उसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें मिलेगा पाथ डिफरेंस। तो जो फर्स्ट बीम है, फर्स्ट बीम ट्रेवल कर रही है, कुछ भाग उसका ट्रेवल कर रहा है एयर में और कुछ भाग ट्रेवल कर रही है वो ट्रांसपेरेंट प्लेट में। तो एयर में ट्रेवल पार्ट है S1P माइनस टी, क्योंकि T थिकनेस का ट्रांसपेरेंट प्लेट हो गया, ये T थिकनेस का ट्रांसपेरेंट प्लेट हो गया, तो इतनी मोटाई तो इसमें से हटा दें, इतनी मोटाई इसमें से हटा दें तो जो एयर में डिस्टेंस ट्रेवल है वो हुआ S1P माइनस टी। तो ये हो गया एयर में डिस्टेंस ट्रेवल, प्लस इस ग्लास में डिस्टेंस ट्रेवल या इसे कहें ट्रांसपेरेंट प्लेट, तो इस ट्रांसपेरेंट प्लेट में ट्रेवल्ड डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा म्यू टी। अब ये फर्स्ट बीम द्वारा डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल डिस्टेंस हो गया फर्स्ट बाय फर्स्ट बीम। अब सेकेंड बीम द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना है, सेकेंड बीम जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो है S2 से लेके P तक, और केवल ये ट्रेवल कर रही है एयर में, तो ये जो ट्रेवल डिस्टेंस है ये है S2P, ये हुआ सेकेंड बीम द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस। तो अब हमें फाइंड करना है इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, जो डिस्टेंस जो ट्रेवल डिस्टेंस ज़्यादा है उसमें से कम वाले को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ट्रेवल डिस्टेंस S2P की ज़्यादा है, तो इसे हमें फाइंड करना होगा। इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, S2P माइनस S1, तो S2P की वैल्यू तो यहाँ पे हो गई इफेक्टिव पाथ डिफरेंस के लिए, S2P की वैल्यू हो गई S2P माइनस ये सेकेंड बीम द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस है। अब फर्स्ट बीम के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस फाइंड करें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा S1P माइनस टी, ये एयर में, अब प्लस म्यू टी ट्रांसपेरेंट प्लेट में, तो इसे सब्सट्रैक्ट कर दें इसमें से, तो ये सेकेंड बीम, फर्स्ट बीम हो जाएगा S1P माइनस टी प्लस म्यू टी। अब इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा S2P, ब्रैकेट अगर ओपन करें तो ये हो जाएगा माइनस S1P माइनस टी प्लस, सॉरी ये माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस में होगा, ये इस ब्रैकेट के पहले माइनस और इसके पहले भी प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया माइनस म्यू टी। फिर इस ब्रैकेट को भी अगर ओपन करें तो ये हो जाएगा S2P माइनस S1P और माइनस माइनस ये हो गया प्लस टी माइनस म्यू टी। नेक्स्ट स्टेप अगर लिखें तो ये S2P माइनस S1P, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसे पहले लिख लें और इसे बाद में लिखें, कुछ उससे अंतर तो है नहीं, ये हो जाएगा S2P माइनस S1P माइनस म्यू टी प्लस टी। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लिया जाए और टी भी कॉमन मिल रहा है तो टी और माइनस कॉमन लिया जाए तो देखें तो क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है S2P माइनस S1P माइनस कॉमन, यहाँ से बचा म्यू और यहाँ से बचा माइनस 1 इंटू टी। ये हो गया इफेक्टिव पाथ डिफरेंस की वैल्यू। इफेक्टिव पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या हुई, S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1T। और हम लोग जानते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब पाथ डिफरेंस फाइंड किए थे तो उसमें कैलकुलेट किए S2P माइनस S1P की वैल्यू, जो वैल्यू होती है 2xd बाई कैपिटल डी, पाथ डिफरेंस S2 माइनस S2P माइनस S1P की वैल्यू यहाँ हम लोग फाइंड किए थे। आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर में 2xd बाई कैपिटल डी, अगर इस वैल्यू को यहाँ प्लेस करें तो ये जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा, किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा इफेक्टिव पाथ डिफरेंस की अब वैल्यू हमें जो मिली है इसमें S2P माइनस S1P की वैल्यू वो प्लेस कर दिए, पाथ डिफरेंस इफेक्टिव पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हो गया, इसकी जगह प्लेस किए हैं S2P माइनस S1P की जगह वैल्यू 2xd बाई कैपिटल D माइनस म्यू माइनस 1T।
ये हुआ इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस। अब ये हमें मिला पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कब मिला? जब एक वेव ट्रांसपेरेंट प्लेट से ट्रेवल कर रही है और दूसरी वेव केवल एयर में ट्रेवल कर रही है, और फर्स्ट वेव जो ट्रेवल कर रही है पार्टली इन एयर और पार्टली इन ट्रांसपेरेंट प्लेट। तो दोनों की वजह से दोनों का ट्रेवल डिस्टेंस फाइंड किए और दोनों के सब्सट्रैक्शन की वजह से इफेक्टिव पाथ डिफरेंस फाइंड किए। अब पाथ डिफरेंस की वजह से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इंटरफेरेंस में वहां पढ़े हैं। पाथ डिफरेंस की वैल्यू ब्राइट फ्रिंज के लिए ली जाती है n लेमडा और डार्क फ्रिंज के लिए ली जाती है 2n+1 लेमडा बाई 2। तो अगर हम लोग ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू रखी जाएगी n लेमडा। तब देखते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए ये क्या होता है, फिर इसमें डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू क्या मिलती है। क्योंकि S1 और S2 की वैल्यू की बात करें तो S1 और S2 दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है जिसे रिप्रेजेंट किया गया था 2 स्मॉल d से। ये डिस्टेंस थी 2d जिसका ये d यहाँ सिंबल रिप्रेजेंट है। x क्या होता है? x r से p तक का डिस्टेंस है जिसे x से रिप्रेजेंट किया गया है। x है क्या? r से मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जिस पॉइंट पे भी इंटरफेरेंस हो रहा है वहां का डिस्टेंस है। और कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी दोनों स्लिट्स से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल डी। तो इस आधार पे हमें इफेक्टिव पाथ डिफरेंस की वैल्यू मिल गई। अब इसके लिए ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन अप्लाई करेंगे और फिर xn की वैल्यू फाइंड करेंगे कि कितना वो डिस्टेंस पे ये ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही हैं, इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस की वैल्यू है 2xd बाई कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो मान लिया गया पॉइंट P है, जो पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। तो nth ब्राइट फ्रिंज के लिए डिस्टेंस है, इसे लिख दिया जाए x सफिक्स n। और ये nth ब्राइट फ्रिंज के लिए है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमें पाथ डिफरेंस की वैल्यू पता है। पाथ डिफरेंस की वैल्यू होती है n लेमडा। तो फार्मूला इफेक्टिव पाथ डिफरेंस के लिए मिला है 2xd बाई डी कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना था और इफेक्टिव पाथ डिफरेंस की वैल्यू ब्राइट फ्रिंज के लिए होती है n लेमडा। और यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि P जो है वो nth ब्राइट फ्रिंज का सेंटर है। तो हमें ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब पाथ डिफरेंस लगाना पड़ेगा n लेमडा। इधर वैल्यू लिखें या इधर लिखें, राइट हैंड साइड लिख दिए। ये हो गया पाथ डिफरेंस की वैल्यू ब्राइट फ्रिंज के लिए n लेमडा। और nth ब्राइट फ्रिंज है तो x सफिक्स ये हो गया n। इसके लिए अगर नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करें, ये लिख सकते हैं 2xn स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू, इसे उधर भेज दिए, ये हुआ n लेमडा प्लस ये माइनस था उधर गया प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। हमें फाइंड करनी है xn, मतलब यहां से जो डिस्टेंस है किसके लिए? nth ब्राइट फ्रिंज के लिए। xn की वैल्यू फाइंड करें, xn इज इक्वल टू हो गया d का मल्टीप्लाई होगा और ये 2d मल्टीप्लाई में ये हो गया डिवाइड 2d ब्रैकेट में n लेमडा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये हमें nth ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू मिल गई। ये कितना दूर पर बन रहा है? xn डिस्टेंस पे P पॉइंट पे ये बन रहा है। कब ये बन रहा है? जब किसी भी या S1P जो वेव है उसके रास्ते में T थिकनेस का ट्रांसपेरेंट प्लेट प्लेस किया गया। प्लेट को रखने पे xn की वैल्यू है d बाई 2d n लेमडा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अगर प्लेट नहीं रखा गया होता तब की क्या बात होती? अगर प्लेट नहीं रखा गया होता तब xn जो nth ब्राइट फ्रिंज है वो कहाँ बन रही है, अगर उसके लिए हमें बात करना होगा। ये तो तब बन रहा है, मान लिया गया इस पॉइंट पे बन रहा है प्लेट रखने के बाद। और प्लेट रखने पे कहा गया है कि जिस भी बीम के रास्ते में प्लेट रखा जाएगा उधर की ओर जो बीम्स हैं, जो पूरा का पूरा फ्रिंजेस है, वो पूरा का पूरा पैटर्न उस बीम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट होने के बाद ये यहाँ पहुंच गया। अगर ये प्लेट नहीं रखा गया होता तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस यहाँ हो रहा। तो इन एब्सेंस ऑफ प्लेट, अगर प्लेट नहीं रखा गया होता तब कहाँ पर बनता? इन एब्सेंस ऑफ प्लेट या इन एब्सेंस ऑफ
ट्रांसपेरेंट प्लेट। अगर ट्रांसपेरेंट प्लेट नहीं रहेगा तब क्या होगा, T की वैल्यू, उसका थिकनेस T इज इक्वल टू हो जाएगा 0। T की वैल्यू अगर इसमें रखें तब भी ये वैल्यू मिल जाएगी। तब जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है इन एब्सेंस ऑफ प्लेट, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2/2D इंटू एन लेमडा। अब उसके बाद ये हो जाएगा एन लेमडा D/2D। अब ये प्लेट नहीं होने पर है और ये जो डिस्टेंस मिली है ये हुआ है प्लेट होने पर। तो प्लेट होने पर यहाँ पे पैटर्न बन रहा है और प्लेट नहीं होने पर यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। तो प्लेट होने पर जो वैल्यू है वो है xn D/2D एन लेमडा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। और प्लेट नहीं होने पे जो यहाँ से डिस्टेंस है xn की वैल्यू वो है प्लेट नहीं होने पर D/2D इंटू एन लेमडा। तो मान लिया गया प्लेट नहीं होने पर यहाँ पर बन रहा है, हो रहा है इंटरफेरेंस, और प्लेट रख देने पर यहाँ पे हो रहा है। तो यही लैटरल शिफ्टिंग हमें फाइंड करना है। मतलब इस वाली वैल्यू में से सेकेंड वाली जो वैल्यू प्लेट एब्सेंट करके जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, वही हमें मिलेगा लैटरल शिफ्टिंग। देन हमें लैटरल शिफ्ट फाइंड करना है nth ब्राइट फ्रिंज का ड्यू टू थिन प्लेट P। तो थिन प्लेट की वजह से लैटरल शिफ्ट कितना होगा, xn, मतलब जब प्लेट रखा गया तब डिस्प्लेसमेंट, तब कितना डिस्टेंस था, ये हो गया D/2D एन लेमडा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस, ये यहाँ के लिए वैल्यू हो गया जब प्लेट प्लेस कर दिया गया। अब प्लेट एब्सेंट है, नहीं है, तब के लिए डिस्टेंस जो है वो है D/2D इंटू एन लेमडा। अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो D/2D मिला कॉमन, ये हुआ D/2D एन लेमडा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, और माइनस यहाँ से D/2D यहाँ हो गया है कॉमन, तो ये दोनों में से कॉमन हो गया है, बिग ब्रैकेट में दिखा दिया गया। एन लेमडा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, यहाँ से D/2D भी कॉमन हो गया, माइनस एन लेमडा। तो एन लेमडा से एन लेमडा ये कैंसिल हुआ, बचा D/2D म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये क्या हुआ, ये है लैटरल शिफ्ट ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, लैटरल शिफ्ट ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू प्लेट। प्लेट रखने की वजह से पहले ये यहाँ रहा होता और अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। यही जो लैटरल शिफ्ट है इसी की वैल्यू है D/2D म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब हम लोग एक और एक्सप्रेशन जाते हैं फ्रिंज विड्थ की वैल्यू। फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लेमडा D/2D। तो लेमडा D/2D, अगर यहाँ से D/2D की फ्रिंज विड्थ है, ये फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू होता है लेमडा D/2D, जो प्रीवियस लेक्चर में इसे भी हम लोग प्रूफ किए हैं, फाइंड किए हैं। डार्क फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, दोनों के लिए फ्रिंज विड्थ की वैल्यू सेम थी। तो अगर यहाँ से D/2D को रहने दिया जाए तो बचता है बीटा बाई लेमडा इज इक्वल टू D/2D। तो D/2D की वैल्यू हो गई बीटा बाई लेमडा, अगर ये वैल्यू प्लेस करें यहाँ तो हो गया बीटा बाई लेमडा म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये हुआ लैटरल शिफ्ट किसकी वजह, किसके लिए, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए, जबकि इसमें प्लेट को प्लेस कर दिया गया। लैटरल शिफ्ट के इस टर्म में अगर देखा जाए तो n की वैल्यू लाई नहीं करती, मतलब सभी ब्राइट फ्रिंज के लिए जो शिफ्टिंग होगी वो होगी बीटा बाई लेमडा म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब उसके बाद सिमिलरली प्रोसेस से अगर सॉल्व किया जाए तो ये लैटरल शिफ्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए फाइंड किया गया है। अगर डार्क फ्रिंज के लिए भी फाइंड करते हैं तो उसके लिए भी यही वैल्यू आएगी बीटा बाई लेमडा म्यू माइनस 1 इंटू टी। मतलब उसमें भी जो शिफ्टिंग है वो सभी के लिए बराबर होगा, चाहे वो सेंट्रल फ्रिंज हो चाहे कोई और हो। अब उसके बाद ये सब प्रोसेस किया गया जब हम लोग प्लेट को प्लेस कर रहे हैं S1P में, तब शिफ्टिंग हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर यही प्रोसेस हम तब करें जब इस प्लेट को प्लेस किया जाए, यहाँ से हटा के, फर्स्ट बीम से हटा के इसे अगर प्लेस कर दिया जाए सेकेंड बीम में,
तो ये जो लैटरल शिफ्टिंग है वो तब भी इतने ही मैग्नीट्यूड में होगी, लेकिन जो ये शिफ्टिंग है, जो ये शिफ्टिंग ऊपर की ओर हो रही थी, अब ये शिफ्टिंग क्या होगी, नीचे की ओर होगी। अगर यहाँ पर इंटरफेरेंस होने वाला होता तो अब ये इंटरफेरेंस शिफ्ट होके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता। इस कंडीशन में फर्स्ट बीम में रखने की वजह से आप देखा जा रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, और अगर सेकेंड बीम में रखा जाता तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता। ये तो हो गई पाथ लैटरल शिफ्टिंग की बात। अब हम लोग इन दोनों के बीच में या राइट फ्रिंज के लिए कितना दोनों के बीच स्पेसिंग है, डिस्टेंस है, इस फ्रिंज विड्थ की तरह उसे फाइंड किया जाता। तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस के लिए अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस के लिए मिला था हमें 2xd/d म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये एक्सप्रेशन मिला हुआ था। अगर इसके लिए हम लोग पाथ डिफरेंस की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, अब इसके लिए इफेक्टिव पाथ डिफरेंस मिला था, इसमें ब्राइट फ्रिंज के लिए रखे थे, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू थी n लेमडा। n लेमडा रख के अगर इसे सॉल्व किए तो n फ्रिंज का जो डिस्टेंस था उसके लिए हमें एक्सप्रेशन मिला था xn इज इक्वल टू d/2d n लेमडा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अगर फ्रिंज विड्थ की बात करें तो ये x nth फ्रिंज है, मतलब x1 इधर रहा, x नॉट 0, सेंट्रल फ्रिंज के लिए x 0 रखें, फिर 1 x1, फिर n की वैल्यू 2 रखें x2, फिर n की वैल्यू 3 रखें x3, फिर x की वैल्यू 4 रखें x4, इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर सेंट्रल के लिए फाइंड करें, सेंट्रल के लिए फॉर सेंट्रल फ्रिंज n इज इक्वल टू 0 अगर होता है तो x 0 इज इक्वल टू हो जाएगा d/2d, और यहां से n की वैल्यू हो गई 0, n की वैल्यू यहां प्लेस कर दिए 0, ये बचा म्यू माइनस 1 इंटू टी। सिमिलरली n इज इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू d/2d, और यहां से मिलता है हमें n की वैल्यू 1, ये हो गया 1 लेमडा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। फिर अगर n इज इक्वल टू 2 रखते हैं, n इज इक्वल टू 2, तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा d/2d 2 लेमडा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो इस प्रकार से xn की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, xn प्लस 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ बस n की जगह n प्लस 1 हो जाएगा। अब उसके बाद तो ये x0 हो गया, x1, x2, x3, x4। अगर फ्रिंज विड्थ की बात करें, दो कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस अगर इसे फाइंड करना हो तो नेक्स्ट फ्रिंज में से, नेक्स्ट डिस्टेंस में से, जो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज है उसके डिस्टेंस में से उसके प्रीवियस का जो ब्राइट फ्रिंज बन रहा है उसके डिस्टेंस को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू होगा क्या, ये हो जाएगा xn माइनस x माइनस 1 या x4 माइनस x3 या x3 माइनस x2 या x2 माइनस x1 या x1 माइनस x0, किसी में से भी नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाले को सब्सट्रैक्ट कर दें। तो मान लिया गया x2 में से x1 को ही सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो ये हो गया x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, x2 की वैल्यू है d/2d, ये हो गया 2 लेमडा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, माइनस सब्सट्रैक्ट करना है इसे, ये है d/2d, किसी को भी सब्सट्रैक्ट करें दो कंसेक्यूटिव के लिए तो हमें वही वैल्यू मिलेगी, हो गया लेमडा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब इसे सॉल्व किया जाए तो हमें कॉमन मिल रहा है d/2d, और यहाँ से 2 लेमडा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, यहाँ से ये कॉमन हो चुका है, ये ब्रैकेट ओपन हुआ, ये हो गया लेमडा, यहाँ भी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो म्यू माइनस 1 इंटू टी की पूरी वैल्यू से सब्सट्रैक्ट हो गई, 2 लेमडा में से एक लेमडा सब्सट्रैक्ट हुआ, ये हुआ लेमडा d/2d, d इंटू इसकी जगह लिखें लेमडा, या नेक्स्ट लाइन में लिख दें लेमडा d/2d। किसके लिए ये वैल्यू है, ये फ्रिंज विड्थ के लिए वैल्यू है, मतलब जो शिफ्टिंग हो रही है वो सबके लिए सेम टू सेम है यही। तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया, बीटा इज इक्वल टू लेमडा d/2। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।